Hello, students. This is your part 3 of chapter 10, Decline and Disintegration of the Mughal Empire. Now, let's continue the chapter. In this chapter, we will study about the Jats. They attained political importance only in the later 17th century. मतलब इनको पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है कब मिला इन द लेटर 17th सेंचुरी में एडी में एंड अर्ली 18th सेंचुरी एडी द जाट्स लिविंग इन द रीजन्स ऑफ दिल्ली आगरा एंड मथुरा वर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। अब जो जाट्स यहाँ पर रहते थे कहाँ पर रीजन्स ऑफ कौन से क्षेत्र थे वो दिल्ली के आगरा एंड मथुरा वर फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। वो कहाँ से थे एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से थे यानी कि वो फार्मिंग वगैरह ये सब ज़्यादा करते थे इस तरह से कर रहे थे। तो उनका जो बैकग्राउंड था यानी कि जो उनके फादर वगैरह जो थे वो क्या करते थे वो एग्रीकल्चर वर्क करते थे। अंडर द जाट चीफ सूरजमल दे सेट अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम एट भरतपुर। अब जो जाट के चीफ थे यानी प्रमुख थे वो उनके सूरजमल दे सेटअप एन इंडिपेंडेंट किंगडम। उन्होंने एक सेटअप बनाया दैट वाज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम एट भरतपुर। कहाँ पर भरतपुर में एंड बिगेन डोमिनेटिंग द रीजन। और उसके बाद उन्होंने उस रीजन को यानी उस क्षेत्र को डोमिनेट करना शुरू कर दिया बिटवीन द टू इम्पेरियल सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड आगरा। जो कि कहाँ पर है वो दैट द रीजन बिटवीन द टू इम्पेरियल सिटीज़। कौन से दो इम्पेरियल सिटीज़ हैं दैट वर दिल्ली एंड आगरा। उसके बीच में वहाँ पर वो उस जगह को यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट इज़ भारतपुर जहाँ पर कि वो अपने आप को मतलब उस पर पूरा राज करते थे उसकी देखभाल किया करते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं द सिख गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म्ड द सिख इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी और खालसा। अब जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने क्या किया था ट्रांसफर द सिख इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी। उन्होंने जो सिख थे उनको जो है मिलिट्री कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और या हम कह सकते हैं उसको हम खालसा भी कह सकते हैं। When the Mughal Empire weakened after the invasion of नादिर शाह, जब मुग़ल एम्पायर जो है वीक पड़ गए थे कब आफ्टर द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह के बाद एंड अहमद शाह अब्दाली द सिख बिकेम मोर पावरफुल। उससे क्या हुआ कि जो सिख जो पंथ था जो सिख लोग थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। दे ग्रेजुअली एक्सपेंडेड देयर किंगडम। उन्होंने धीरे धीरे अपना जो किंगडम था अपना राजपाट था वो फैलाना शुरू कर दिया इन 18th सेंचुरी एडी 18वीं शताब्दी में फ्रॉम इंडस टू द जमुना। कहाँ पर इंडस से जमुना तक। फाइनली अ सिख चीफ नेम्ड रंजीत सिंह कंकर्ड कश्मीर। अब फाइनली क्या हुआ कि जो सिख के जो एक चीफ थे जो प्रमुख मुखिया थे नेम रंजीत सिंह जिनका रंजीत सिंह नाम था कॉन्कर्ड कश्मीर। उन्होंने कश्मीर को हासिल किया एंड पेशावर एंड मुल्तान एंड इस्टेब्लिश एंड इंडिपेंडेंट सिख। उन्होंने इन सब जगह पर अपनी जीत हासिल की मतलब उसको अपना अंडर ले लिया और पेशावर एंड मुल्तान वहाँ पर उन्होंने अपना सिख का जो स्टेट है वो बना लिया विद हिज कैपिटल एट लाहौर। जहाँ पर कि इसका जो कैपिटल है दैट इज़ लाहौर। पंजाब फ्लॉरिश्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस सोल्जर। जो पंजाब था वो और ज़्यादा फल फूल रहा था कब अंडर महाराजा रंजीत सिंह। किसके राज में महाराजा रंजीत सिंह के हु वॉज स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस जो बहुत ही बहादुर थे बहुत ही बहादुर सोल्जर थे एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वही देखते थे जो बहुत ही स्किलफुली डिप्लोमेट थे मतलब वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से डिप्लोमेटिक तरीके से उसको वर्क को कर लिया करते थे। हिज प्रेजेंस हेल्ड बैक द ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके प्रेजेंस से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनको अपने पैर पीछे खींचने पड़े। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ
that Punjab was annexed in 1849 AD. जो इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब उनकी मृत्यु होगी उसके बाद ही जो है जो पंजाब है 1894 में एनेक्स्ड हो गया था, एनेक्स्ड हो गया था। इन दिस बेटा एनेक्स्ड मीन्स, एनेक्स्ड का मतलब क्या हुआ इसमें कि दैट है कि कहा ना कि दैट डेथ दैट पंजाब वॉज एनेक्स्ड, एनेक्स मीन्स हड़प लेना किसी चीज़ को भी, उसको मतलब अपने अंडर ले लेना। रंजीत सिंह बिल्ट अप अ पावरफुल डिसिप्लिन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। रंजीत सिंह ने जो है एक पावरफुल और वेल इक्विप्ड आर्मी बना ली थी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स, जिसमें कि उनकी जो सहायता उनको मिली थी वो यूरोपियन इंस्ट्रक्टर के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही मजबूत एक आर्मी बना ली थी। उन्होंने अपनी पावरफुल आर्मी थी उनकी जो उनके अंडर वर्क कर रही थी। अब हम पढ़ते हैं मैसूर के बारे में। मैसूर नेक्स्ट टू हैदराबाद, मैसूर कहाँ है? इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू हैदराबाद, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट टू इमर्ज इन साउथ इंडिया, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो कि साउथ इंडिया में इमर्ज है, मतलब संलग्न है। वॉज मैसूर अंडर हैदर अली, जो कि हैदर अली हैं उनके अंडर मतलब उनके द्वारा वो चलाया जा रहा था। कौन सा जगह? दैट वाज मैसूर। ही हिमसेल्फ वाज अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, एंड आर्मी कमांडर, और एक आर्मी कमांडर भी वो रहे हैं। ही इस्टेब्लिश्ड अ वेल ट्रेन्ड आर्मी ऑन वेस्टर्न मिलिट्री लाइन्स, उन्होंने एक वेल ट्रेन्ड आर्मी तैयार की थी। कहाँ पर? दैट वाज एट वेस्टर्न मिलिट्री लाइन्स। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, हैदर अली ने जो है ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। द मराठास एंड द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। ही पोस्ड ग्रेट प्रॉब्लम्स टू द वेल स्टेब्ड एंड फॉर्मिडेबल ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने जो है कि उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, मतलब खड़ी कर दी थी, जिससे कि ये जो आदमी है इन लोगों को पीछे हटना पड़ गया था। मतलब उनको ये लगा था कि बहुत खतरा है उनके लिए, जो इनके वजह से, हैदर अली की वजह से, तो उनके अपने पैर पीछे खींचने पड़े, मतलब उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। ही पोज ग्रेट प्रॉब्लम्स टू द वेल स्टेब्लिश्ड एंड फॉर्मिडेबल ब्रिटिश एम्पायर। ही एनकरेज्ड ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट इन हिज इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने जो है मतलब किस व्यापार को ज़्यादा किया कि जो भी हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथों से बनी चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा आगे उसको बढ़ावा दिया, जिससे कि आगे जो नॉर्मल लोग थे वहाँ पे जो हाथों से सामान को बनाकर बेचते थे, उससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए उन्होंने जो है हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी, जिससे कि उसको बढ़ावा मिले। हैदर अली सन टीपू सुल्तान वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री जनरल, मतलब जो हैदर अली का बेटा है उनका नाम था टीपू सुल्तान, वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री जनरल बट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन न्यू चेंजेस। अब जो टीपू सुल्तान थे उनको सिर्फ यही नहीं था कि उनको थोड़ा बहुत की चेंजेस वगैरह आ जाएँ, वो सब चीज़ें, बट उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद था, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था दैट कि नई नई चीज़ें होती रहनी चाहिए, मतलब न्यू चेंजेस वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। ही वॉज नोन एज अ टाइगर ऑफ मैसूर, उनको जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। ही इंट्रोड्यूस ए न्यू कैलेंडर, ए न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज एंड ए न्यू स्केल ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब उन्होंने ही, मतलब किसने? टीपू सुल्तान ने ही आगे चल के एक तो न्यू कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था, ए न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, मतलब जो कॉइन्स वगैरह हैं उसको भी उन्होंने वही नए मतलब न्यू टाइप के कॉइन्स वगैरह लेकर आए थे। एंड न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो नाप तोल जो किया जाता है उसको भी इन्होंने जो है बिल्कुल न्यू तरह से इन्होंने यही लेकर आए थे। और वेट्स वगैरह, वेट्स एंड मेजर्स, जैसे कि नाप तोल जो किया जाता है जिस पर वेट किया जाता है, जैसे किसी को तोलना वगैरह, जो तोला जाता है सामान को, वो भी इन्होंने ही नए तरह से लेकर आए थे आगे। हिज आर्मी वॉज ट्रेन बाय यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स,
उनकी जो आर्मी थी वो यूरोपियन इंस्ट्रक्टर के द्वारा उनको ट्रेन किया गया था टू प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिससे कि ट्रेड और व्यापार और जो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उसको और प्रमोशन देने के लिए। ही मेंटेन्ड फॉरेन ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। उन्होंने जो है कि फॉरेन ट्रेड रिलेशंस भी डेवलप किए थे विद अदर कंट्रीज़ लाइक ईरान, चाइना, रशिया एंड अरेबिया एक्सेट्रा। ही मोर देन any other 18th century AD Indian ruler recognized the threat that the British posed to India। जबकि 18वीं शताब्दी के दौरान इंडियन रूलर्स रिकग्नाइज द थ्रेट, मतलब जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने इस चीज़ को समझ गए थे कि उनके ऊपर क्या खतरा बना हुआ, दैट द ब्रिटिश जो है वो इंडिया पे मतलब किस तरह से एक खतरे के रूप में आ रहे थे या छा रहे थे इंडिया के ऊपर। ही वॉज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द राइजिंग इंग्लिश पावर। वो जो है मतलब जो टीपू सुल्तान है वो ब्रिटिशर्स का जो इंग्लिश की जो पावर्स थी, मतलब ब्रिटिशर्स की जो पावर थी जो राइज कर रही थी धीरे धीरे, उसके बिल्कुल वो खिलाफ थे। द ब्रिटिश इन टर्न रिगार्डेड टीपू एज देयर मोस्ट डेंजरस एनिमी इन इंडिया। इसलिए ब्रिटिशर्स ने जो है टीपू को जो है अपना सबसे खतरनाक दुश्मन माना हुआ था कि वो अगर टीपू सुल्तान रहेंगे तो वो भारत पर अपना जो है हक नहीं जमा पाएंगे, अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। इसलिए वो टीपू सुल्तान को बहुत ही अपने लिए बहुत ही खतरा मानते थे एक तरह से। दस इन द रेंज ऑफ द मुगल एम्पायर इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट अरोज। अब इसलिए कहा जाता है कि जो मुगल एम्पायर जब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था उस दौरान ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट रोज, मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो खड़े हुए थे, मतलब बनते जा रहे थे। द रूलर्स ऑफ दी स्टेट इस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो अब जो स्टेट जब बनते जा रहे थे तो वहाँ के जो रूलर्स वगैरह थे उनके जो स्टेट थे वो अपने ही लॉ एंड ऑर्डर्स इस्टेब्लिश कर रहे थे एंड एफिशिएंट इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उनका इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो प्रशासनिक सिस्टम था वो भी उनका अपने हिसाब से उसको वो बिल्डअप किया करते थे। बट दे ऑल फेस टू पुट अ चेक ऑन put a check on the emerging power of the British। बट सभी ने जो है क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स की जो इमर्जिंग पावर थी, मतलब वो जिस तरह से उनकी जो पावर जो है आगे धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही थी, इस सब चीज़ों को उन सभी ने फेस किया था। सो बेटा दिस वाज द चैप्टर, इट इज़ बीन कम्प्लीटेड हेयर। अब यहाँ पर ये हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो गया है। आपका ये चैप्टर 10 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स आफ्टर दैट। सो आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, जिसमें कि आपने देखा किस तरह से मुग़ल एम्पायर भी धीरे 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 डाउनफॉल पे आया और किस तरह से नए नए स्टेट्स बने और उस पर राजाओं ने मतलब राज किया और अपने अपने तरह से उसको चलाया और उस पर अपना किस तरह से डेवलपमेंट भी हुआ उस दौरान पे, जब ये जो राजा वगैरह थे जैसे टीपू सुल्तान रहे हैं, सिख में हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने किस तरह से किया, जो जॉर्ज थे उन्होंने किस तरह से चेंजेस लेकर आए, जयपुर में कितने सारे चेंजेस हुए जब राजा सवाई जय सिंह थे, उन्होंने किस तरह से क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हमारे जयपुर के अंदर। ऐसे ही बंगाल के अंदर हमने पढ़ा कि बंगाल में किस तरह से चेंजेस आए। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिली हैं एंड इट वॉज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो बेटा आई एम क्लोजिंग दिस नाउ। सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर।